राजधानी में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर भीतर डर फैलने लगा था। हर गांव से खबर आती कि काले झंडों वाले योद्धा रात में छापा मारते और दीवारों पर एक ही प्रतीक बनाकर चले जाते, सिंहासन का चिन्ह और उसके ऊपर रक्त की बूंदें। चंद्रप्रताप ने गुप्तचर प्रमुख को बुलाया। वो बोला, महाराज, इन सब के पीछे एक व्यक्ति का नाम बार बार सामने आता है, आर्यकेतु। लोग कहते हैं कि वो असली उत्तराधिकारी है और राजवंश की खोई हुई शाखा से आता है। दरबार में सनसनी फैल गई। चंद्रप्रताप ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है? क्या सचमुच मेरे वंश में कोई और है? लावण्य ने महसूस किया कि चंद्रप्रताप का चेहरा पहली बार डगमगाया है। उन्होंने तुरंत उनका हाथ थामा और कहा, महाराज, सच चाहे जो हो, आपको डरने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। कुछ ही दिनों बाद राजधानी में एक गुप्त पत्र पहुंचा। उस पर काले मोम से मोहर लगी थी। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, चंद्रप्रताप, तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा शत्रु है, जल्द ही सत्य तुम्हारे सामने होगा, आर्यकेतु। रात को महल में पहरेदारों ने एक अजीब घटना देखी। महल की सबसे ऊंची मीनार पर कोई काला साया खड़ा था। उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। पहरेदारों ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब चंद्रप्रताप दरबार में पहुंचे तो सबकी नजर उनके सामने रखी वस्तु पर पड़ी, एक पुरानी राज मुकुट की प्रतिकृति, जिस पर लिखा था, ये मुकुट असली उत्तराधिकारी का है। सैनिकों ने बताया कि ये मुकुट महल के भीतर ठीक चंद्रप्रताप के आसन पर रखा मिला। यानी आर्यकेतु न सिर्फ महल तक पहुंचा, बल्कि उसने यह संदेश भी दे दिया कि वो कहीं से भी वार कर सकता है। लावण्या बोली, महाराज, ये खेल अब खतरनाक मोड़ पर है। ये दुश्मन हमें बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ना चाहता है। चंद्रप्रताप ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यदि आर्यकेतु सचमुच मेरे रक्त का हिस्सा है तो अगली लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य से लड़ी जाएगी। लेकिन ठीक उसी रात एक और गुप्त संदेश आया। पूर्ण चंद्र की अगली रात आर्यकेतु स्वयं दरबार में आएगा और अपना हक मांगेगा।